लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। किस लिए? उसने हमसे पूछा, किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहाँ खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस माँ की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज़ जो अस्पताल की दीवारों से में गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस माँ की इजाज़त लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या ज़रूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या ज़रूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहाँ तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है।
मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है, तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में ये सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है। और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया?
आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां आप फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सच्चाई बोल सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं। मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? अरे ये तो कैसा क्या है इनके पास? ऐसा ही कोई आरोप लगा दीजिएगा। कोई नियम कानून नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करा सर। ये जो निशिकांत बोलता वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट कर लूँ। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने का है सर। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको।
उनको बोलने दो, आप मत को डिस्टर्ब। मैं एक विषय बता दूं, एक मिनट बताऊं। नियम 353 के अंदर फिर मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि या अभियोगात्मक प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष और संबंधित मंत्री को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दे दी हो। ये व्यवस्था है। क्या House, ma'am, the same house. Honorable Shrikant Bey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. बोलो, आप भी बोल लो। सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। मैं जब आसन पर होता हूं, जो मैं व्यवस्था देता हूं, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं समान व्यवस्था देता हूं। मैं जब आसन पर होता हूं, प्लीज बोलने दो, आप उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। नो, अरे आप उनको नहीं बोलने देना चाहते? चलिए 114 प्लीज चाहिए। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसा कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे Sir, here is a newspaper माननीय article. सदस्य, Sir, पूरा बुक ले गया है आपने, बुक ले गया सकता है। sir, written by a respected माननीय journalist. सदस्य, I will authenticate using this, sir. आप माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। सर, अगर जोशी जी अपने बयान का इस खंडन कर विधेयक रहे पर ही हैं, चर्चा होगी। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं, जोशी जी माननीय से पूछेगा। सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, इस सदन में इस विधेयक पर ही चर्चा होगी। फिर भी नो, ये विधेयक का विषय नहीं है। आप नो, आप बोलो तो विधेयक पर बोलो, ये मेरी अपेक्षा आपसे। प्लीज छोड़िए, ये रख दो। इस विषय को छोड़िए। आज हम सदन पटल पर
एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। बस मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए एंगल से अपने फोन से नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। अध्यक्ष महोदय, छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। देश के नौजवान न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। वे यहाँ सरकार गिराने नहीं, अपना भरोसा बचाने के लिए आए थे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, अपनी साख बचाइए, अपनी नीयत ठीक करिए।
अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई, कहिए बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो जाए, अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी। और हम कांग्रेस और विपक्ष के लोग जान दे देंगे, मगर भारत की हार नहीं होने देंगे। जय हिंद। सर अब तो मुस्कुरा लीजिए, भाषण खत्म। जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा ड्रामा। तेजस्वी बुला लो। अच्छा तेजस्वी